मैं हूं रमन ममगाई और स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। और हमारे ग्राउंड जीरो के हीरोज ने आज पूरे देश ने बजट पर क्या कहा ये सब जाना, लोगों से बात की। आप भी देखिए क्या कुछ कहा आज देश ने ग्राउंड जीरो के हीरो ने। मोदी सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है और ये आत्मनिर्भर बजट कहा जाएगा क्योंकि इसमें तमाम लोगों की सुख सुविधाओं का ख्याल है, वो रखा जा रहा है। हमारे साथ हेमा मालिनी है, बीजेपी की नेता है और मथुरा से सांसद हैं। मैम, आप इस बजट को किस तरीके से देखती हैं और आप बजट के दौरान मौजूद थी, क्या कहेंगे इस पर? बजट बहुत अच्छा है, सब वर्ग के लोगों के लिए मददगार है ये। एंड आई थिंक पीपल आर ऑल वेरी हैप्पी हर किस्म से। इसके अलावा अगर बात करें मध्यम वर्गीय लोगों की, मिडिल क्लास लोगों की, तो उनके लिए किस तरीके से कारगर है ये बजट? हालांकि इनकम टैक्स के दायरे में कोई बदलाव नहीं किया गया, बहुत उम्मीदें थी लोगों को। मैं इतना ही कहूँगी कि बहुत अच्छा बजट है एंड देन इट विल बी वेरी यूज़फुल फॉर द इलेक्शन टाइम। अभी जो है इसमें बहुत ही यूज़फुल होगा। डिजिटल करेंसी भी भारत ला रहा है और ख़ास करके 12 डिजिटल स्कूलों के खोलने की बात की रही है। आपकी सरकार ने डिजिटल पे बहुत काम किया है। बहुत काम किया है, डिजिटल को बहुत बढ़ावा दिया है मोदी जी ने। सो डिजिटल स्कूल का भी जो बातें कर रहे थे वो सब बहुत ही फ़ायदेमंद होगा बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। तो हेमा मालिनी जी ने साफ कहा कि सरकार ने अपना आत्मनिर्भर बजट जो है वो पेश किया है। खास करके मोदी सरकार के इस बजट की बात करें तो डिजिटल करेंसी को लेकर के इस बार ऐलान किया गया, ये बड़ा चर्चा का विषय है। और क्रिप्टो करेंसी पर जो कमाई होती थी उस पर 30% का जो अब टैक्स है वो भरना पड़ेगा। कैमरामैन सी कुमार भारद्वाज के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी जी हमारे साथ। सर, जिस तरीके से ये बजट आया है, खास करके टूरिज्म के लिहाज से देखा जाए, कितना अहम मानते हैं इसको? ये बजट क्योंकि कोरोना का समय में आर्थिक स्थिति पर नॉट ओनली इंडिया, दुनिया भर में बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। आपको सबको मालूम है दुनिया भर में हर देश कोरोना के संबंध में जो आर्थिक स्थिति में इम्पैक्ट होने के कारण हर देश का बजट पे ऊपर इम्पैक्ट है। फिर भी भारत में इतना इम्पैक्ट होने के बाद भी आम जनता के ऊपर भी, जो मिडिल क्लास के ऊपर भी, एम्प्लॉयज़ के ऊपर, प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के ऊपर कोई बर्डन ना डालते हुए बजट लाना बहुत बड़ा कठिन परिस्थिति में केंद्र सरकार बजट लाए। और ये बजट प्रोग्रेसिव बजट है, ये बजट इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ावा देने का बजट है, ये बजट आने वाले दिन में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने का बजट है, ये बजट इन्वेस्टमेंट्स लाने का बजट है, ये बजट गांव गरीब किसानों के हित के लिए काम करने वाले बजट है। इसलिए मैं देखता हूँ इसी समय पे इतना अच्छे बजट लाना, 1 रुपये भी जनता के ऊपर बर्डन ना डालते हुए बजट लाना और जो भी स्कीम्स है उस स्कीम चलाने के लिए आगे बढ़ना बहुत बड़ा चैलेंज है। ये चैलेंज स्वीकार किया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इस अच्छे बजट आज लाए हैं। सर, अगर बात करें, अब बता भी रहे थे कि खास करके हम सीमाओं की बात करें, बॉर्डर्स के एरिया की बात करें, वहाँ पर टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए लगातार सरकार प्रतिबद्ध रही है और बहुत हद तक चीज़ों को कंट्रोल भी किया है। तो किस तरीके का इम्पैक्ट देखते हैं? आपको मालूम है जितने भी बॉर्डर एरियाज थे, नरेंद्र मोदी जी आने से पहले बॉर्डर एरियाज में कोई शांति नहीं रहता था, लोग शांति से नहीं बैठते थे, कोई टूरिज़्म का सवाल ही नहीं था। आप जम्मू कश्मीर बॉर्डर देखो, नहीं तो नॉर्थ ईस्ट एरिया में देखो, बांग्लादेश बॉर्डर देखो, टूरिज़्म छोड़ो, आम जनता भी घूमने वाले नहीं थे, लोकल वाले भी गांव छोड़ के भागते थे। ये स्थिति था, टूरिज़्म छोड़ो। मगर आज पूरा 100% चेंज हो गया, एक शांति है और सभी लोग आना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, टूरिस्ट जाना चाहते हैं, लोग भी रहने वाला स्वागत भी कर रहे हैं। इसीलिए आज अच्छे एक बुनियादी चेंज आया, बुनियादी बदलाव आया इस बॉर्डर विलेजेस में। इसी दृष्टिकोण में आज डिफेंस के द्वारा भी जो बॉर्डर विलेजेस में लोग रहते हैं वो रहने वालों को अच्छा सुविधा देना, उसमें अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना, रोड्स देना, टूरिस्ट सेंटर्स बनाना, रोड कनेक्टिविटी करना, हाउसिंग स्कीम बनाना, उसके साथ साथ DTHS के एक्सेस देना, DD एजुकेशन चैनल्स बनाना और पावर जनरेशन देना। ऐसा ये बॉर्डर विलेजेस पर भी पहली बार भारत सरकार डिफेंस के द्वारा पैसे खर्च करके टूरिस्टों को आकर्षित करते हुए लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, बॉर्डर विलेजेस पे इंफ्रास्ट्रक्चर
एक्टिविटी बढ़ाना। जब भी लोग गांव में रहेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कैसे रहेंगे गांव में? गांव छोड़ के अर्बन एरियाज में जाएंगे। इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा ध्यान पहली बार बॉर्डर विलेज में दिया गया। तो कुल मिला जुला करके अगर बजट की बात करें, ये बजट आत्मनिर्भर बजट है और जो प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं, खास करके अगर आम लोगों की भी बात करें, उनको भी इस बजट से जो उम्मीद थी लगभग उनकी भी उम्मीदें इस बजट से पूरी हुई हैं। कैमरामैन शिव कुमार भारद्वाज के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। 2022 और 23 का बजट पेश हो चुका है, जिसमें काफी कुछ नया आया है और महिलाओं के लिए भी खास उस पर ध्यान दिया गया है और नौकरियों पर भी खास ध्यान दिया गया है। तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, यहाँ पर कुछ महिलाएं मौजूद हैं, कुछ स्टूडेंट मौजूद हैं। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि कितना असर उनको दिख रहा है इस बार के बजट से। आप स्टूडेंट हो और इस बार जो बजट का ऐलान किया गया है उस पे ये बोला गया है कि 60 लाख नौकरियां दी जाएंगी और 30 लाख नौकरियां देने में वो सक्षम है। भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाया जा रहा है। तो इस चीज को आप किस नजर से देखती हैं? ऐलान तो हर साल होता है, वो लोग अनाउंस करते ही हैं कि इतनी नौकरियां दी जाएंगी, इतनी ये दिया जाएगा, लेकिन हमें कुछ नहीं मिलता। मैं खुद एस्पायरेंट हूँ, मैं 3 साल से तैयारी कर रही हूँ। अभी आरआरबी एनटीपीसी का भी आप लोगों ने सबने सुना ही होगा कि हम लोगों का एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन 1 साल लगाते हैं, दूसरे साल रिजल्ट्स देते हैं, फिर तीसरे साल उस पर प्रोटेस्ट होता है, फिर चौथे साल फिर रिजल्ट आता है। ऐसे करते करते हमारा जो प्रिपरेशन फेज है वो बस गिरता ही जा रहा है। नौकरियां हमें तो, मैं एमए इन इकोनॉमिक्स हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से मेरे लिए तो कोई नौकरी नहीं है, क्योंकि आज जो डिमांड है वो भी आईटी सेक्टर के लोगों के लिए है, कंप्यूटर्स के लिए है, हमारे लिए नहीं है। जबकि अगर हमारे गवर्नमेंट चाहे तो हमें टीचिंग लाइन में ला सकती है। जो हर साल एस्पायरेंट है, जो प्री निकालते हैं, जो मेंस निकालते हैं, उनको चाहे तो बीएड कंपलसरी कर दिया, बीएड हटा के हमें स्कूल एजुकेशन की नौकरियों में लगा सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं कर रही है। तो ये सारी एक्शंस तो अभी इतने सालों से तो ली नहीं गई, अब आगे पता नहीं क्या करेंगे। लेकिन बजट ऑल टुगेदर तो अच्छा है, स्कोप तो हमेशा ही रहता है कि कुछ अच्छा होगा, लेकिन कुछ होता नहीं है और कितना हम लोग इंतजार करें। बच्चों के लिए खास कहा गया कि ऑनलाइन एजुकेशन पे खास ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से बच्चों के क्लासेस मिस हो रहे हैं। तो ऑनलाइन एजुकेशन पे खास ध्यान दिया गया है और टीचर्स को, ज़्यादातर टीचर्स जो ऑनलाइन क्लासेस ले रही हैं उनको टूल से लेस किया जा रहा है। तो आने वाले समय में आप बच्चों के लिए कितना अच्छा मान रही हैं इसे? अच्छा तो नहीं है, हम यही कहेंगे कि क्योंकि बच्चों की जो पढ़ाई है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुई है। घर पे रहने की वजह से बच्चे वो एजुकेशन नहीं मिल पा रही है जो वहाँ स्कूल में मतलब जो है टाइम देने पे मिलती थी। घर पे भी बच्चे मतलब जो है ऑनलाइन जो फ़ोन पे चल रही है क्लासेस, पूरे टाइम फ़ोन पे लगे रहना, बच्चों का माइंड वहीं पे रहता है। उसके बाद से जब बच्चे वो फ़ोन से हटते हैं, दिन भर मतलब जो है वो पढ़ाई जितनी उतनी होनी है वो फ़ोन पे ही हो गई। उसके बाद से फिर फ़ोन से नहीं कुछ हो पाता है पढ़ाई वढ़ाई। वो वैसे ही मतलब जो है नॉर्मली जो क्लासेस चल रही थी वो नॉर्मली पढ़ाई है, कोई ख़ास पढ़ाई नहीं रह गई है, इससे दिक्कत हो रही है बच्चों को। ये थे लोगों की जानकारियां जो कि 2022 और 2023 का जो बजट पेश हुआ है उसमें महिलाओं के लिए भी काफ़ी कुछ आया है, महिलाओं के सशक्तिकरण पे आया है, किसानों के ऊपर काफ़ी कुछ सरकार ने ऐलान किया है और नौकरियों पे भी बात हुई है कि इतनी नई नौकरियां उनको दी जाएंगी और 30 लाख तक सक्षम है वो नौकरियां देने में। तो काफी कुछ बजट में आया है और आने वाला ये वक्त बताएगा कि ये बजट कितना कारगर होता है। कैमरा पर्सन हरिराम के साथ रागनी पांडे, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। 2022 और 23 का आम बजट पेश हो चुका है। इसमें बड़ी खबर यही है कि इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया। हालांकि रेलवे क्षेत्र को क्या कुछ मिला है, पीएचडी चैम्बर में इस वक्त हम मौजूद हैं संदीप अग्रवाल जी। संदीप जी, सबसे पहला सवाल होगा, रेलवे क्षेत्र को आखिर इस बजट में क्या कुछ मिला? देखिए, रेलवे क्षेत्र को सबसे बड़ा तो कवच मिला है। भारत सरकार ने जो ये कवच होता है कि ट्रेनें हमारी ज़्यादा स्पीड से ज़्यादा जल्दी अपने गंतव्य पे पहुँचें, कहीं पे रुके ना, फॉग हो तो ना रुके। अगर एक ट्रेन आगे चल रही है तो वो 3 स्टेशन का गैप जो रखना पड़ता था वो कम हो जाएगा। ये इंडिजिनस भारत की अपनी टेक्नोलॉजी है डेवलप्ड, और भारत सरकार 2000 किलोमीटर पे इसको लेके आ रही है और अगले 5 से 10 सालों के अंदर ये पूरे हिंदुस्तान के सारे ट्रैक्स के ऊपर लग जाएगी। मेरे को ये लगता है कि ये आने से जो हमारी ऑन टाइम से पहुंचने का जो
मुहिम है भारत सरकार ने उठाया है, रेलवे ने उठाया है, वो पूरा होगा। और सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है किसी को? अपने जगह टाइम से पहुंचना। दूसरा, कुछ लोगों का ये कहना था कि ट्रेनों के भाड़े शायद कम नहीं हुए, तो पहली बात तो ट्रेनों के भाड़े में तो 5 से 10 रुपए का फर्क पड़ता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है हमारे लिए कि हम गंतव्य टाइम से पहुंचे, हमें ट्रेन के ऊपर जाने के लिए रिश्वत ना देनी पड़े। टिकट खरीदने के लिए हजार रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है 100 रुपए की टिकट के लिए जब आदमी को जरूरत होती है। ये 400 गति शक्ति ट्रेन जो भारत सरकार से चला रही है, इससे लोगों को अपने गंतव्य पे समय से पहुंचने के लिए, और हमारे को सारे जिंदगी घर में नहीं बैठना। हो गया कोरोना, अब और 6 महीने रह सकते हैं। कार्गो स्टेशंस की बनाने की भी बात की गई है, उससे कितना लाभ होगा? देखिए, 100 कार्गो स्टेशंस अलग अलग प्लेटफॉर्म, 100 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बनाने की बात करी गई है, और उनसे गति शक्ति जो कार्गो ट्रेन हैं वो भी जाएंगी। ये आप समझिए कि दिल्ली से नॉर्थ इंडिया सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे सारी इंडस्ट्री को, सारे एग्रीकल्चर सेक्टर को, हमारे सब किसान भाइयों को प्रॉब्लम है। जो हम सामान उगाते हैं, जो हम सामान बनाते हैं, वो बंबई तक, चेन्नई तक या पोर्ट्स तक पहुंचते पहुंचते खराब हो जाता है। 5 से 7 दिन लग जाते हैं रोड से पहुंचने में, जबकि ट्रेन से 24 घंटे के अंदर अंदर, थोड़े दिनों में 12 घंटे के अंदर अंदर पहुंचने लगेगा। अब सोचिए उस सामान की क्वालिटी जो इंटरनेशनल मार्केट में जाना है। मैं मान के चलता हूं कि हमारा जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट है, जो हमारे किसान भाइयों का जो माल है, सामान है, वो 10 गुना ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा, और किसान भाइयों की जो इनकम है वो बहुत बढ़ेगी। जो हम 10 रुपये में सब्जी खरीदते हैं, वो जब एक्सपोर्ट होती है तो वो $2 तक, $3 तक चली जाती है उसकी कीमत। तो वो तभी पॉसिबल है जब हम उसको समय से अच्छी तरीके से पहुंचा सके। तो ये जो गति शक्ति और ये जो 100 प्लेटफॉर्म के ऊपर एक काम दिया गया है, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल फायदा बहुत बड़ा है, और रेलवे क्षेत्र को खासतौर पर संदीप जी ने कहा कि काफ़ी ज़्यादा फायदा जो है वो मिलेगा। हालांकि आम आदमी को जो उम्मीद थी कि इनकम टैक्स में शायद कोई बदलाव होगा, वो तो देखने को नहीं मिला है, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि रेलवे की गति में जो है वो आने वाले दिनों में काफ़ी कुछ बदलाव देखा जाएगा। कैमरा पर्सन नरेश के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। देश में आर्थिक गति तेज लाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 का आर्थिक बजट पेश कर दिया है। इससे लोगों को तमाम उम्मीद थी। इस बजट में कहीं ना कहीं उभरते हुए भारत और डिजिटल भारत की छवि पूरी तरह से साफ दिखाई देती है। बजट में तमाम लोगों के लिए तमाम रियायतें हैं, तो कुछ लोग मायूस भी हुए हैं। हमारे अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। व्यापारी लोग हैं, यहाँ पर किसानी से जुड़े हुए लोग हैं, और पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। तो उनसे ही जानते हैं क्या उम्मीदें थी इस बजट से और उनकी उम्मीदें कितनी पूरी हुई है। क्या नाम है आपका? राजेश अग्रवाल मेरा नाम है। और इस बजट के अंदर हम लोगों को बहुत उम्मीदें थी। हम लोग जो है नौकरी पेशे वाले लोग हैं, तो हम लोगों को उम्मीद थी कि इसमें जो टैक्स का रिबेट है वो थोड़ा सा स्लैब बढ़ाया जाएगा। वो उन्होंने रिबेट को एज इट इज़ रखा है, जो भी टैक्स का स्लैब है। और लोगों के पास इस समय पैसा नहीं है, लोग इस समय परेशान हैं, तो जिसकी वजह से कोई भी जना खर्चा नहीं कर पा रहा है। और जो खर्चा नहीं करने की वजह से हम लोगों को जो भी सैलरियों के अंदर कोई इंक्रीमेंट का वो था, वो कुछ भी नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीद थी, खासकर नौकरी पेशा लोगों को उम्मीद थी कि इनकम टैक्स में कमी की जाएगी, स्लैब में कमी की जाएगी, लेकिन इनकम टैक्स जस का तस रखा गया है। किसानी से जुड़े हुए लोग हमारे साथ मौजूद हैं। कहीं ना कहीं आपको बता दें, इसमें सबसे ज़्यादा फायदा इस बार बजट में किसान को ही है। किसानी से जुड़े हुए सामानों को सस्ता किया गया और तमाम सुविधाएं इस बार किसानों को दी गई है। तो क्या उम्मीदें थी आपको, कितनी उम्मीद आपकी पूरी हुई है? ऐसा है, इसमें हमें कोई उम्मीद, बहुत सारी उम्मीदें थी, जैसे खाद मिल जाएगा टाइम से, ठीक है, तो उसमें हमारे कोई उम्मीद जो है पूरी नहीं की गई है। ना डाई मिली है, ना खाद, ना डाई मिल रही है टाइम पे, ना खाद मिल रहा है। यूरिया 700 रुपये 600 रुपये बिक रहा है, जो 150 रुपये का आता था। क्या हुआ है? कुछ नहीं। किसानों के लिए तो कुछ हो ही नहीं रहा है। केंद्र सरकार द्वारा जो है 2022-23 का बजट पेश कर दिया गया है। किस तरह का बजट आया है, इस समय हमारे संग में सीए जय पदवानी जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए 2022-23 का बजट पेश किया गया है, आपकी नज़र से किस तरह का ये बजट? इस बजट में अगर टैक्सेशन की बात करें अगर, तो सरकार ने टैक्स पेयर्स पे भरोसा बढ़ाया अपना। उन्होंने 2 साल के लिए टाइम दिया है कि कोई भी टैक्स पेयर जो है अगर अपना रिटर्न फाइल करने में कोई भी गलती करता है तो उसे 2 साल का मौका मिल जाएगा, यानी कि 2 साल तक वो अपनी आयकर विवरणी को
चेंज कर सकता है, उसमें नई इनकम डाल सकता है, या जो भी बदलाव चाहता है कर सकता है। ये पहले नहीं था, तो पहले बहुत बार गलती होती थी, लोगों से गलती हो जाती थी, सुधार नहीं पाते रहे। दूसरा, इन्होंने डिजिटल पेमेंट को और बढ़ावा दिया है। अब सरकार ने अपने विभागों में भी कहा है कि जो टेंडर वगैरह देंगे उसमें सारे के सारे पेमेंट जो है डिजिटल से होने लगेंगे, और पूरा ट्रांसपेरेंसी इन्होंने पूरी रखी है। पूरा कॉन्ट्रैक्ट देने से लेके सबमिशन तक सारा उन्होंने डिजिटली अपने रखा है, ऑनलाइन पे ज़्यादा बढ़ावा दिया है। लेकिन अगर देखा जाए टैक्स स्लैब में, तो टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं किया था। लोग चाहे थे टैक्स स्लैब में चेंज हो तो टैक्स स्लैब बढ़े, लेकिन 2.5 लाख लिमिट अभी तक। आम आदमी की अगर बात करते हैं तो आम आदमी को या मध्यम वर्गीयों को लेकर के कुछ इस तरह का बजट में आया है? देखिए, अलग से तो आम आदमी के लिए नहीं आया है, लेकिन जिस हिसाब से 35% उन्होंने बढ़ावा कर दिया है कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे, रोड एंड बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ावा हो गया है, तो उससे बहुत फ़ायदा होगा, उससे इकोनॉमी बहुत बूस्टअप होगी। और जो सेक्टर्स हैं हमारे, रोड, रेलवेज़ वगैरह, ट्रांसपोर्ट, इनसे बढ़ावा मिलेगा। इसी वजह से सीमेंट इंडस्ट्री के देखिए शेयर्स बढ़ते चले आ रहे हैं। पोस्ट ऑफिस जो गाँव वगैरह में थी, 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस सबको जोड़ दिया कोर बैंकिंग से। अब वहाँ पर रियल टाइम ट्रांजेक्शन होगा, वहाँ भी नेट बैंकिंग से काम होगा, तो उससे गाँव देहात वाले जो हैं वो भी जुड़ जाएंगे मेन बैंकिंग सिस्टम से। वो बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया उससे। और पढ़ाई के लिए भी ऑनलाइन ज़्यादा कर दिया है, तो ऑनलाइन का ज़माना आ गया है। तो हम तो ये सबसे कहेंगे कि जो लोग ऑनलाइन में टाइम नहीं देते हैं, वो ज़्यादा ऑनलाइन टाइम दें, और अच्छी तरह समझ जाएंगे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कैसे करते हैं, डिजिटल भी, और सारे काम आगे चल ऑनलाइन तेज़ी से होंगे। अब कुछ स्टूडेंट भी हैं यहाँ पे, उनसे भी बात करते हैं कि आखिर जो ये बजट पेश किया गया है उनके अनुकूल किस तरह का बजट है ये? सबसे पहली बात ये है कि गवर्नमेंट का जो मेन फोकस रहा है वो इकोनॉमिक ग्रोथ पे और आत्मनिर्भर भारत का जो मिशन है उस पर ज़्यादा रहा है। जैसा कि हम लोग ने देखा, इकोनॉमिक सर्वे भी जो आया उसमें फेवरेबल जो कंडीशंस है और जो गवर्नमेंट ने जो मेजर्स लिए हैं। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है और हर वर्ग की तरह कर्मचारी वर्ग ने भी इस बार के बजट से कई उम्मीदें लगाई थी। क्या क्या उम्मीदें जो हैं वो पूरी हुई हैं और कहां कहां निराशा हाथ लगी है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कर्मचारी मौजूद हैं। खैर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी कर्मचारियों का। पहले तो ये बताइए कि कई उम्मीदें आपने लगाई थी, आज जो बजट पेश हुआ है, उम्मीदें क्या क्या थी, क्या क्या पूरी हुई हैं? हर बार की तरह जब बजट आता है तो कोई ना कोई उम्मीद होती है, लेकिन उम्मीद से ज़्यादा हमें निराशा ही हमारे पल्ले पड़ती है। वो अब भी ऐसे ही हुआ है जैसे पिछले बजट में हुआ था कि मुलाजिम के लिए अगर देखा जाए तो कर्मचारियों के लिए कोई भी इन्होंने कोई तोहफा इस बजट में नहीं दिया है जिससे कह सकें कि हाँ इससे कोई हमें कोई लाभ हुआ है। हाँ, एक 2004 के बाद जो न्यू भर्ती है, जिनको एनपीएस जो स्कीम लागू है, न्यू पेंशन स्कीम, उनके लिए था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कंट्रीब्यूशन थी, स्टेट की कंट्रीब्यूशन थी, वो 10 से 14% कर दी थी। पहले ये 10-10 हुआ करती थी, लेकिन जो इनकम टैक्स था वो देना था सरकार ने, जो उनकी तरफ से कंट्रीब्यूशन बनती है, वो 4% बढ़ा दी। उसमें एम्प्लॉइज़ को जो है उसका इनकम टैक्स देना पड़ता था। अब उन्होंने वो उसको कर दिया। जैसे केंद्र के जो ऑफिस हैं, दफ्तर है, उनमें जो कर्मचारी काम करते हैं उनके लिए 10% ही जो है उनका इनकम टैक्स था, वो अब उसी पैटर्न पे जो है उनको थोड़ी रिलैक्सेशन दे दी है। इस बजट में एक कर्मचारी होने के नाते आपको सबसे बढ़िया बात क्या लगती है सर? जुमला जो पहले भी चला था आज भी चला है, ये जुमला ही है, बजट नहीं है, ये और कुछ नहीं है इसमें। उम्मीद क्या लगाई थी आपने? उम्मीद ये लगाई थी भी एम्प्लॉइज़ को, एक एम्प्लॉइज़ है ऑल ओवर कंट्री में जो ईमानदारी से अपना टैक्स दे रहा है। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अपने जो इनके व्यापारी वर्ग है, कहीं ना कहीं इनको रिलैक्सेशन दे देते हैं, कहीं ना कहीं इनका टैक्स है वो रिलैक्स कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो एम्प्लॉई वर्ग है एक, जो टैक्स सरकार कम करेगी, स्लैब करेगी कम इनकी, तो वहीं से कम होगा। अदरवाइज़ इनकी जितनी सैलरी है वो सारी की सारी आएगी और उनमें जो टैक्स है बनेगा वो उससे स्लैब से गवर्नमेंट के खाते में पहले दिन से ही, पहले मंथ से ही कटना शुरू हो जाता है। तो एम्प्लॉइज़ के लिए जुमला ही है, बाकी वर्गों के लिए भी जुमला ही है और कुछ नहीं है इसमें। तो निराशा ही हाथ लगी है हमारे। तो फिलहाल कर्मचारी जो है वो पंजाब से हैं मेरे साथ, और कहना इनका यही है कि इस बार जो चमन खिला है उसमें कांटे ज़्यादा हैं, फूल बहुत कम हैं। कैमरामैन आकाश के साथ कुलवीर दीवान, न्यूज़ इंडिया, चंडीगढ़। मोदी सरकार ने इस बार अपने पिटारे से कई लोगों के लिए राहत भरी खबर तो सुनाई है, लेकिन जो कयास लगाए जा रहे थे, जो मध्यम क्लास के वर्ग के लोग हैं वो कह रहे थे कि उनकी
टैक्स में बदलाव होने चाहिए, लेकिन ऐसा होते हुए दिखाई नहीं दिया। लेकिन जो राहत की बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर थोड़ी सी राहत दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो यानी मोबाइल फ़ोन के जो चार्जर होते हैं, ईयरफोन होते हैं, यानी जो भी मोबाइल एक्सेसरी से जुड़ी सामानें होती हैं, या इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं उस पर सरकार ने थोड़ी सी छूट दी है। ऐसे में हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए आरडी ग्रुप ऑफ कंपनी के मालिक चेतन सिंह राठौड़ इस वक्त मौजूद हैं, जिनकी खुद की मुंबई में एक कंपनी है जो मोबाइल एक्सेसरीज के जो पार्ट्स हैं और सारी चीज़ें बनाती हैं। राठौड़ जी, जिस तरीके से सरकार ने आज बजट पेश किया अपना, मोदी सरकार ने, और सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर छूट दी है, किस तरीके से देखते हैं? चूंकि आप भी खुद कारोबार करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के तमाम जो पार्ट्स हैं वो सारी चीज़ें बनाते हैं, तो ऐसे में आप किस तरह से ये राहत की खबर है सरकार की तरफ से आम जनता के लिए? हाँ, इसमें अभी तक जितना जो देखा है उसमें ये लग रहा है कि सरकार ने आत्मनिर्भर भारत को, जो इंडिया मैन्युफैक्चर को देख के ध्यान दिया है कि जो छूट दी है ना वो रॉ मटेरियल पे छूट दी है, जो पार्ट्स है वो इम्पोर्ट होता है उसके लिए छूट दी है, ताकि मैक्सिमम यहाँ पे बढ़े और उसको इधर मैक्सिमम इंडिया में बने। और उसको दूसरी तरफ 2-3 आइटम में उसमें बेसिक कस्टम ड्यूटी बढ़ाया भी है, जैसे कि स्मार्ट वॉच है, वो सब चीज़ें, और स्पीकर्स में, ताकि जो बनाने के कारण लोग रॉ मटेरियल लाए और यहाँ पे बनाए, जो लेबर के लिए और अपना रोजगार मिले उसके लिए। अच्छा राठौड़ जी, व्यापारी वर्ग जो है वो कयास लगा के बैठा था कि जो जीएसटी का स्लैब है 18% जो कई कई व्यापार में है उसे घटाने की बात कही गई थी, उम्मीद लगा के बैठे थे, लेकिन सरकार जो है इस बार भी उनकी उम्मीदों पे खरी नहीं उतरी। आप चूंकि खुद व्यापारी हैं, कोरोना काल में किस तरह से व्यवसाय चला, आपको भी उम्मीद थी सरकार से कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे और छूट दे देनी चाहिए थे, या सरकार कुछ और अलग आर्थिक पैकेज की अनाउंसमेंट कर सकती थी? हाँ, लेकिन इसमें उम्मीद नहीं है। मोबाइल के अंदर अपना जो मोबाइल है, दूसरे बहुत सारे प्रोडक्ट है, पहले उसमें कम होगा, फिर मोबाइल की बारी आएगी कि ये तो अपना लग्जरियस आइटम है और लोगों ज़्यादातर यूज़ करते हैं उसमें। सो मेरे को इसमें नहीं लग रहा है कि गवर्नमेंट पहले इसमें ध्यान देके इसमें जीएसटी में कम करेगी। उसमें 80% ठीक है, क्योंकि ये पहले 28% था मोबाइल एसेसरीज और पार्ट्स के अंदर, अभी 18% पे लाया। आई थिंक इतना ही रखेंगे, इसमें ज़्यादा नहीं कम करेंगे गवर्नमेंट। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ चेतन सिंह राठौड़, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के जो पार्ट्स पे सरकार ने छूट दी, ये राहत की खबर है। इससे जो व्यापार है इलेक्ट्रॉनिक आइटम का, उस पर थोड़ी जो है ग्रोथ मिलती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि कोरोना काल में व्यवसाय की बात करें तो बहुत मुश्किल हो चुका था व्यवसाय, खासकर इलेक्ट्रॉनिक आइटम को लेकर। तो जिस तरीके से मोदी सरकार ने जो अपना बजट पेश किया है, कई लोगों के मन में रास तो आ रही है, लेकिन कई लोग जो है इससे निराशा भी हैं, क्योंकि सरकार के जो जनता जिस तरीके से अपने मन मुताबिक बजट चाहती थी, वैसा बजट इस बार जो है मोदी सरकार ने पेश नहीं किया है। कैमरामैन बबलू राउत के साथ शुभम पांडे, न्यूज़ इंडिया, मुंबई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022 और 23 का बजट पेश किया है। इस बजट से लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन कहीं ना कहीं कई ऐसे लोग हैं जो इस बजट से नाराज़ भी नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ में यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर जो वर्किंग वुमेन्स भी हैं, जो बाहर काम के लिए जाते हैं, बिजनेस वुमेन्स भी हैं, रसोई संभालने वाली गृहिणी भी हैं, वो भी इस बातों से नाराज़ हैं कि जिस तरीके का चूल्हा उनके घर में पहले जला करता था, अब उस चूल्हे को जलाने में कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कत आ रही है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आपसे। मैम, क्या कहना चाहेंगी, जो बजट आया है उससे घर में कितनी प्रॉब्लम्स आ रही है? परेशानी तो बहुत हो रही है। भाजी 20 रुपया पाव के नीचे भाजी ही नहीं है, और इतना महंगा हो गया है कि अपन उतना पूरा नहीं कर पाते हैं। और दूसरी बात, सिलेंडर इतना महंगा हो गया, 900 रुपया भी हो गया है। फिर 4-5 दिन ख़त्म होने के पहले सोचना पड़ता है कि सिलेंडर कैसे भरेंगे और घर में खाना कैसे बनेगा। जी बिल्कुल, लोगों को चिंता अभी भी है कि घर में रसोई कैसे जलेगी, इस बात की भी चिंता है। कुछ हमारे साथ वर्किंग वुमेन्स हैं जो बिजनेस भी संभालती हैं, क्या कहेंगी, आपको कितना उम्मीद था इस बजट से? ये उम्मीद था कि कुछ तो कुछ वेवर आएगा। पिछले 2 साल में जो कवर नहीं हुआ है वो इस बार होगा, लेकिन कुछ ज़्यादा चेंज भी नहीं है। खाली टैक्स का रिडक्शन हुआ है, वो तो आगे की बात है, वो तो अभी अप्लाई होगा, कब होगा और तब तक क्या करेंगे। तो मेजर कुछ तो है नहीं, वही है, वही घिसना है, वही है। अब उम्मीद तो थी, बड़ी उम्मीद थी कि 2 साल के लॉकडाउन के बाद तो बिज़नेस में कुछ डेवलपमेंट कर सकते हैं। कुछ इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी इन्वेस्टर्स को भी टैक्स बढ़ा दिए है, तो इन्वेस्टर्स भी अभी हटेंगे, तो वो भी सब है। प्रॉब्लम्स तो है, कुछ कम नहीं हुआ है, सेम है। बिल्कुल, लोगों को जो सुविधा देनी चाहिए उससे दरकिनार करके जो इस तरीके की बजट पेश किए गए, लोगों का ऐसा कहना है। मैम, आप जब घर में रहते हैं तो बजट कितना आपका हिल जाता है जब कुछ चीज़ें महंगी होती है? तो हर चीज़ महंगा ही चल रहे,
हमारा घर चलाना बहुत तकलीफ होता है, ये ऐसे चलेगा तो बहुत तकलीफ में आएगा। कोरोना का टाइम में थोड़ा तो सुविधा होना चाहिए, वो नहीं मिलते हम लोग को, वही प्रॉब्लम। जी बिल्कुल सर, आप क्या कहेंगे? बच्चे भी होंगे जो स्कूल जाते होंगे, तो अब काफ़ी चीज़ें हो रही है, जैसे फीस को लेकर होती है। 2 साल से स्कूल कॉलेजेस बंद थे, लेकिन फीस उतना ही भरना पड़ रहा था। अब काफ़ी चीज़ें जो है खुलकर बाहर आ रही हैं कि बच्चों को लेकर, किसानों को लेकर, युवाओं को लेकर जो है ये बजट पेश किया गया। तो आपको लगता है ये सारी चीज़ें सच में हो रही है? नहीं, बहुत सारी चीज़ें हो भी रही हैं। मैं देखा जैसे कि अभी किसानों को है, उनके लिए हर महीने को जा रहा है, लेकिन जो ठीक है, हम लोग पैसा देने वाले हैं, टैक्स हम लोग भरते हैं, उसका कोई बेनिफिट नहीं आया है। किसानों को जा रहा है। बच्चे लोग का एजुकेशन का जो फीस था, वो फीस मतलब स्कूल बच्चे लोग ऑलमोस्ट 2 साल एक भी दिन गए नहीं स्कूल में, इसके बावजूद भी वहाँ पे फीस लिया जा रहा है। कोचिंग क्लासेस का भी सेम वही सिस्टम है, कुछ देखा नहीं जा रहा है। मतलब क्या किया जाए इसके लिए, मतलब गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इसके बारे में। जी बिल्कुल, जिस तरीके से टैक्स भरने वाले लोग हैं या घर चलाने वाले लोग हैं, उन सभी लोगों को कहीं ना कहीं निराशा इस बजट से नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्बास के साथ प्रेमलता मौर्य, न्यूज़ इंडिया, मुंबई।